जस्टिस जजेस की चैरिटी नहीं है, तनख्वाह देके बिठाया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। मैंने ग्रांट किया बेल, घर से लेके आया था 4 बेल, 2 दे दिया। यूएपीए किसके ऊपर लगते थे? टेररिस्ट के ऊपर, है ना? और हम अभी यूएपीए लगा रहे हैं जिन्होंने भाषण दिया, जिन्होंने बात की है, जिन्होंने प्रोटेस्ट करने का आह्वान दिया। जब आपने कह दिया कि यूएपीए जैसी बड़ी एक धारा आपको लगाना है इनके ऊपर, इतना इंपॉर्टेंट है, तो 5 साल आपको क्यों लग रहा है कि इसकी ट्रायल शुरू करने में? एक्चुअल जो राइट दंगे के केस में लोग छूट चुके हैं, ट्रायल होके खत्म होके निकल चुके हैं, घर जा चुके हैं, पर जो कॉन्स्पिरेसी के जो एंगल डाल रखा है उनकी ट्रायल अभी तक नहीं शुरू कर रहे। जो स्टेट बता रहे कि हम जो मर्जी कर सकते हैं, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हमारे, आप इंजेक्शन भी दे दो, फिर रोने के हक भी छीन दो, ये सही नहीं। एज एन अडल्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मेरे लिए क्या भला है ये सोचना जुडिशरी का काम नहीं है। मेरा हक क्या है उसको इंश्योर करना उसका काम है। एक जो है मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको रीडिफाइन किया जा रहा है कि मेजोरिटी के साथ माइनॉरिटी का व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए, इक्वालिटी का नहीं हो सकता, एक ऊपर नीचे का व्यवहार होना चाहिए। अभी जो है स्टेट पावरफुल रहेगा, तुम चुप रहोगे और सवाल पूछोगे तो अंदर डाला जाएगा। मेरे ऊपर भी 2 एफआईआर है। एक तो शेम ऑन यू प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करने पे एफआईआर, उसमें ये कह रहे हैं कि मैंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किया। ऑफ कोर्स तो भगवान ही बन गए। जिनको लगता है कि सरकार गलत कर रहा है और सरकार जो भी कर रहे हो उस देश के हित में नहीं है, फिर भी अपना फायदा के लिए चुप रहते हैं ना, वो देशद्रोही। सीए एनआरसी के वक्त कई सारे मंच मैं और उमर शेयर किए हैं या फिर कहीं से साथ में बात किए हैं। मुझे नहीं लगता जो मैं बोलता था और वो बोलते थे उसमें कुछ ज़्यादा फर्क था। जो भी बात रखते थे हम एक ही सिमिलर बातें रखते थे, पर एक प्रिविलेज है मेजॉरिटी होने का, है ना? तो वो प्रिविलेज के साथ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है, साथ खड़े रहने का। जब 370 के बाद जिस तरीके से कश्मीर में पाबंदियां लगाई गई थी, तब मैंने इस्तीफा दिया था ये कह के कि मुझे बोलना है, बोलने की ज़रूरत है, और जो भी चीज़ आप देश हित में है बोल के जब लाओगे और उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो तुरंत उसको देशद्रोही बनाना बहुत आसान है। क्योंकि सरकार यही बोल के कोई भी कानून लेके आता है या कोई भी चीज़ लेके आता है बोल के कि ये देश हित में है, तो सरकार जब डिसाइड करेगा कि देश हित में क्या है और देश के हित में क्या नहीं है, तो सरकार का आलोचना ही देश की आलोचना हो जाती है। फिर सरकार के विरोध करना ही देश की विरोध करना हो जाता है, और एक कानून का या फिर एक पॉलिसी का भी विरोध करना जो है देशद्रोह बन जाते हैं। तो उस वक्त ये मुझे लगा था कि जिस तरीके से पाबंदियां लगाए गए थे काफी लंबे टाइम तक, ना लोगों को बोलने दे रहे थे, ना टेलीफोन थे, ना इंटरनेट थे, ना कई सारे लोगों को, एक सीएम जो चाहे एमपी थे, सबको अंदर कर दिए गए थे, और ऐसे लगा कि कोई बोल नहीं रहा। जैसे हमारे वक्ताओं ने भी कहा, मुझे लगा बोलना चाहिए। ठीक है, आईएएस एक नौकरी है, कर रहे थे, पर इसमें रहते हुए बोलना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे कंडक्ट रूल्स है। तो ये इसको छोड़ देते हैं, इस्तीफा देते हैं, और उसके बाद अपनी बात रखते हैं। बात है कि 6 साल हो गए, मेरी इस्तीफा अभी तक मंजूरी नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे रखा हुआ है। क्या है मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, पर इसका ये भी मतलब है कि मैं अभी भी जो भी बोलूं वो भी ऐसे ही होगा कि मैं सर्विस में रहते हुए बोल रहा हूं, इसलिए सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, इसलिए मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। पर बोलना जरूरी समझा, और उसी दौर लोगों से मिलने लग गए। करीबन 2019 अगस्त की बात है, जब अगस्त एंड की बात है, जब चेन्नई में एक टॉक में गया, और ऐसे मैं कह रहा था कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। आप जो भी निर्णय लेना है, सरकार का जो भी निर्णय लेने का अधिकार वो तो है, पर उसके प्रक्रिया, उसके अपना रिएक्शन देने का जो राइट है, हक है, वो जनता का रहता है, उसको आप छीन नहीं सकते। आप इंजेक्शन भी दे दो फिर रोने के हक भी छीन दो, ये सही नहीं है।
तो ये मैं बोल रहा था, तो एक लड़की थी चेन्नई में स्पीच में, तो उसने ऐसे उठ के बहुत इमोशनली बोला है कि ये सब फालतू की फ्रीडम ऑफ राइट, ये सब जो आप कह रहे हो थियोरेटिकली बहुत अच्छा लगता है सुनने में, पर अगर मैं नागरिक ही नहीं रहूंगी तो ये कौन सी राइट की बात कर रहे हैं आप। तभी मेरा जो एक्सपोजर था CA/NRC को लेकर वो हुआ। शी वॉज फ्रॉम बंगाल। तो तभी मैं महाराष्ट्र आया वापस, एंड शी वॉज अ हिंदू, शी इज अ हिंदू। सो मुस्लिम फ्रेंड्स थे, उनसे बात किया और उनसे यही मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बात हो रहा है उधर, और शी इज़ वेरी स्केर्ड, उसको डर लग रहा है बहुत। तो इन्होंने इमीडिएटली मुझे अभी भी याद है, एकदम सफ़ेद दाढ़ी, एकदम आंखों से ना आंसू निकलने लगे वो दाढ़ी में ऐसे ऐसे ऐसे, और बोला कि कनन तुम्हें आइडिया नहीं है हम लोग क्या डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं अभी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मुंबई में हो रहा है। तब मुझे लगा इसके खिलाफ तो कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ तो ट्रैवल करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा। तो उसने एक बात कही मुझे कि मेरा जो दादा है वो शायद सुभाष चंद्र बोस के साथ INA में लड़ाई किए थे, तो उनका कुछ सर्टिफिकेट होगा, वो अगर मिल जाए तो हम सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं भी बिल्कुल जोश में उसको कहा कि अगर वो मिल भी जाए ना तो तुम जला देना उसको, क्योंकि तुम्हारे पास तो है, बाकी लोगों के पास ऐसे सर्टिफिकेट तो होगा नहीं, तो वो क्या करेंगे अपने नागरिकता प्रूव करने के लिए। तो उसने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया, तो बोला कि कन्नन तुम सारे कागज जला सकते हो फिर भी तेरे ऊपर कुछ नहीं आएगा, मैं सारे कागज इकट्ठा करूं तो भी मेरे ऊपर आ सकता है, तो तुम मुझे लेक्चर मत दो, ये फालतू के लेक्चर मुझे मत दो। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मेरे पास भी नहीं है, पर मुझे वो डर ही नहीं है। मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मुझे वो डर है ही नहीं अंदर, क्योंकि प्रिविलेज है। वो प्रिविलेज का एहसास हुआ। तब मुझे लगा कि अब नौकरी तो रही नहीं इस्तीफा देने के लिए दोबारा, तो ट्रैवल करना चाहिए। वो उस दौरान उमर से कई बार मिला, मैं पर्सनली तो वैसे दोस्त की तरह तो कभी मिले नहीं, पर कई मंच शेयर किए हैं, एंड बहुत ऑनेस्टली बहुत इंप्रेस्ड हूं जो उनके थॉट प्रोसेस है। तो सबसे देखा जाए क्यों ये केस ऐसा है और नाम ऐसे क्यों है, देश में दो तरीके का, मेरा अंडरस्टैंडिंग से दो तरीके का नेगोशिएशन चल रहा है। एक जो है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको रीडिफाइन किया जा रहा है कि मेजॉरिटी के साथ माइनॉरिटी का व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए, इक्वालिटी का नहीं हो सकता, एक ऊपर नीचे का व्यवहार होना चाहिए। उसका नेगोशिएशन कंटिन्यू जारी है। उसी के साथ साथ एक और नेगोशिएशन हो रहा है, वो है स्टेट और सिटीजन के बीच, स्टेट और नागरिक के बीच। जो सत्ता या जो पावर स्टेट से धीरे धीरे नागरिक के तौर आ रहा था, सवाल पूछने का, खड़ा होने का, 100 लोग नहीं चाहिए सरकार से सवाल पूछने के लिए, एक आदमी भी सवाल पूछ सकता है, वो जो डायरेक्शन में हम जा रहे थे वहां से हट के नहीं, अभी जो है स्टेट पावरफुल रहेगा, तुम चुप रहोगे और सवाल पूछोगे तो अंदर डाला जाएगा। ये बहुत एक सिंपल, दोनों नेगोशिएशन चल रहा है, और ये केस मैं समझता हूं कि ये दोनों नेगोशिएशन का इंटरसेप्शन है, जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच के रिलेशनशिप और स्टेट और सिटीजन, जो स्टेट बता रहे कि हम जो मर्जी कर सकते हैं, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हमारे, उसकी। अभी थोड़े वक्त पहले हम सुने, कह रहे थे कि मैं किसी के ऊपर आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर शौक लगा कि कौन सी बेंच पे होगा, उसके बेसिस पे बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एंटिसिपेट करना पड़ रहा है लोगों को। तो कल क्या मतलब घर से झगड़ा करके आए तो बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पे भी सोचना पड़ेगा। मैच हार के आया या स्टॉक मार्केट गिर गया तो आज बेल नहीं मिलेगा। उनकी मूड थोड़ी ना है, जस्टिस जजेस की चैरिटी नहीं है, तनख्वाह देके बिठाया गया है, वो कोई चैरिटी सर्विस नहीं दे रहे जनता को। स्टेट के एक्सेसेस को रोकने का प्राइमरी काम है जुडिशरी का, इंडिविजुअल को स्टेट के एक्सेसेस से बचाने का ये काम है, ये उनकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे ऊपर भी 2 एफआईआर है,
एक तो शेम ऑन यू प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करने पे एफआईआर है, शेम ऑन यू प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करने। वो अहमदाबाद एसओजी में है, पता नहीं स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में है या कुछ है, पता नहीं क्या है। मतलब उसमें ये कह रहे हैं कि मैंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किया। ऑफ कोर्स तो भगवान ही बन गए, तो वो है। और दूसरा एफआईआर है, मुझे बोला कि वापस आओ सर्विस में, तो मैं बोला नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि अभी जो भी काम है नागरिक के तौर पर करूंगा, अभी मैं वापस नहीं आ सकता। तो वापस ना ज्वाइन करने के लिए भी एक एफआईआर है। मैं पूछ रहा था क्या पकड़ के कलेक्टर पे कुर्सी पे बिठाओगे क्या, कि क्या करने वाले हो, मतलब इरादा क्या है इसका। पर मुझे ये बात था कि मैं जुडिशरी नहीं जाऊंगा, कोर्ट नहीं जाऊंगा। वो दैट इज माई कमेंटरी ऑन द जुडिशियल सिस्टम। मैं अपने केस में सोचा है कि मैं नहीं जाऊंगा। मेरा इस्तीफा नहीं हुआ 6 साल से, मैं नहीं गया कोर्ट, मैं नहीं गया कैट। वो एक सेइंग है ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता, वो ये कि पुलिस का थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, जस्टिस के लेक्चर से लगता है। मैं जुडिशरी में जाके अपना केस लड़के उनके मुंह से लेक्चर नहीं सुनना चाहता कि आपको सर्विस में रहना चाहता था कि नहीं, आपको देश की सेवा करने का मौका था, आपने क्यों नहीं किया, आप ऐसे कर सकते थे, आप वैसे कर सकते थे। भाई अपना काम कर। एज एन अडल्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मेरे लिए क्या भला है ये सोचना जुडिशरी का काम नहीं है। मेरा हक क्या है उसको इंश्योर करना उसका काम है। ये समझना तुम लोगों के लिए ये सही होगा या गलत होगा, ये सब सोचना नहीं है। जुडिशरी के फंड भी जो है ना, वो पार्लियामेंट की वोटिंग से नहीं आता, उनको चार्ज वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव से अलग होकर स्टेट पब्लिक के लिए है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। मैंने ग्रांट किया बेल, घर से लेके आया था 4 बेल, 2 दे दिया। काम है आपका देना, ये राइट है जो है उनको मिलना। लॉयर्स अपनी बात रखने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कुछ बोल दिया और उस बात पे उनका जो जस्टिस है वो मूड पे डिपेंड होगा। तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड कमेंट्री ऑन आवर जुडिशियल सिस्टम। और सिर्फ जुडिशरी की बात नहीं है, रूल ऑफ लॉ इंश्योर करना जो है ना, वो जुडिशरी का सिर्फ काम नहीं है, उससे बहुत पहले आते हैं। अगर डे टू डे रूल ऑफ लॉ जो एस्टैब्लिश करता है, जो करता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस करती, क्योंकि बाद में आप कोर्ट जाते। आज आपको मान लो उठा लिया, तो आज तो आपका जो है, आपके ऊपर तो जो भी आपकी उल्लंघन हो आपके राइट्स के, हो तो हो गए। बाद में आप रेमेडी के लिए जाते हैं कोर्ट में। तो डे टू डे रूल ऑफ लॉ जो इंश्योर करना, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो पुलिस का काम। और वहां हम देख चुके हैं, मुझे याद है कि मेरा ही पीएसए करके होता था, है ना, पासा पीएसए, जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले जो केसेस होते थे, कि कोई कुछ दंगा कर सकता है, माइनॉरिटी रिपोर्ट जैसा है। माइनॉरिटी रिपोर्ट मूवी देखें? नहीं, देखने की जरूरत नहीं है, वो पासा पीएसए वैसे ही है। हम लोग सोचते हैं ये कल कुछ क्राइम कर सकता है, इसलिए 6 महीने पकड़ के अंदर डाल दो। मतलब 1 दिन 2 दिन नहीं, 6 महीने तक। और वो कोर्ट भी नहीं जा सकता, एक बोर्ड है उधर जा सकता है। फिर उस मतलब कहां से आता है ये आइडिया कि अच्छा इसका शक्ल नहीं अच्छा लग रहा है, इसको गुंडा एक्ट में, पीएसए में, ना एनएसए में, ना पासा में, कुछ भी अंदर कर सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन इन सम स्टेट्स अप टू 2 years, 2 साल तक कर सकते हैं। मुझे याद है मेरे पास ये पावर था, मेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों है। मेरे ही लोग, मेरे देश के लोग को रैंडमली पकड़ के अंदर डालने का पावर क्यों मेरे पास होना चाहिए? पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि हमारी जनता है। आप सरकार से सवाल पूछे ना पूछे, सहमत हो ना सहमत हो, जनता हमारी है, इस देश की है। और उनके ऊपर रैंडम डिस्क्रिशनरी पावर्स, मतलब देशद्रोह, सेडिशन की बात करते हैं। देश प्रेमी कौन होता है? जो जिनको लगता है कि सरकार सही कर रहा है सब कुछ और सरकार के साथ दे रहे हैं, सच में लगता है कि सरकार सही कर रहा है देश के हित में, और
इसलिए वो सरकार के साथ दे रहे हैं, वो देश प्रेमी है, क्योंकि उनको दिल से लगता है कि जो भी कर रहे हैं वो सही है। जिनको लगता है कि सरकार जो कर रहा है वो देश के हित में नहीं है और इसलिए वो सरकार से लड़ने के लिए तैयार है, सब कुछ गवा के, वो भी देश प्रेमी है, क्योंकि वो अपना पर्सनल लॉस है उसका, जो जेल में है, उसके बावजूद वो सरकार से लड़ने के वो रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है अभी जो सरकार कर रहे हैं वो देश के हित में नहीं है और उसके लिए सवाल उठाना जरूरी है। तो देश प्रेमी वो है। जिनको लगता है कि सरकार गलत कर रहा है और सरकार जो भी कर रहे हो उस देश के हित में नहीं है, फिर भी अपना फायदा के लिए चुप रहते हैं ना, वो देशद्रोही है। जिनको वो पता है कि ये गलत है, ये गाड़ी काई में गिरने वाला है, पर जाने दो, चुप रहना हमारे लिए बेटर है। चाहे वो ग्रीड से हो, चाहे फियर हो, चाहे कुछ भी हो, उसके कारण जो चुप है ना, मैं उनको कई बार देशद्रोही मानता हूं। सेडिशन सब पे लगना चाहिए जो साइलेंट है। जो भी चुप, आपका कुछ तो राय होगा कि सही है कि गलत है। गलत है तो बोलो भाई गलत है, सही है तो बोलो सही है। मेरा दुकान बंद हो जाएगा बोल के चुप मत रहो, तो इसका मतलब तुम अपने दुकान को देश से ऊपर रख दिया ना। तो ये तो नहीं हो सकता देश प्रेम। तो कितने बड़े देश प्रेम इन लोग, सोच लीजिए। सब कुछ गवा के उनको लगा कि कोई चीज देश के हित में नहीं है। मुझे भी वही लगा था कि ये देश के हित में नहीं है और उसके लिए वो लड़ने के लिए तैयार थे, लड़ी रहे अभी तक। तो वो और दंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सरकार से जब भी सवाल पूछे ना, जो भी लड़ाई सरकार के खिलाफ है वो जनता की आपस की लड़ाई कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए कई सारे जजेस ने लिख दिया कि उमर खालिद को बेल मिलना चाहिए, वो तो एक पिटीशन है अगेंस्ट जुडिशरी, है ना, काइंड ऑफ एक। तो तुरंत 20 और जजेस लेके आएंगे, बोलेंगे कि नहीं उल्टा लिखो कि नहीं मिलना चाहिए। सीए एनआरसी के वक्त जो कानून लाया सीए, उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, सरकार के खिलाफ या सरकार के निर्णय के खिलाफ। उस निर्णय के खिलाफ हुआ क्या कि सरकार से हम प्रेशर डाल पाए थे कि वापस ले ले। तो यह नहीं है कि सरकार उसको एड्रेस कर रहे है, सरकार कह रहे है हमारे सपोर्टर्स कहां है, आ जाओ आ जाओ, तुम लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करो, तुम लोग आपस में भिड़ो, ताकि हम न्यूट्रल रहेंगे पर आपके सपोर्ट में रहेंगे। ऐसे नहीं तो स्टेट का एक्सेस हो जाता ना। शाहीन बाग के अगर लोगों को पुलिस अगर रिमूव करते तो बोलते कि स्टेट एक्सेस है ना, पुलिस ने ब्रूटल लाठीचार्ज कर लिया, हटा दिया, निकाल दिया, ये जो भी है। पर आपस में लड़के होगे या लड़वा के होगे तो आसान हो गया ना। जिनके ऊपर केस करना है, जिनके ऊपर नहीं करना है, वो तो स्टेट की डिस्क्रिप्शन है, जिससे करवाना है नहीं करवाना है। 5 साल से ये एक जगह नहीं है, आप फार्मर्स प्रोटेस्ट में देख लीजिए, सेम चीज मणिपुर में देख लीजिए। क्यों? कुकीज का प्रोटेस्ट मेतेज के खिलाफ थोड़ी ना थे, कुकीज का प्रोटेस्ट मणिपुर गवर्नमेंट या हाईकोर्ट के डिसीजन पे थे। व्हाई शुड अनदर सेक्शन ऑफ पीपल रेस्पॉन्ड टू इट? इट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अन्ना हजारे के आंदोलन में अगर उस टाइम जो प्रोटेस्ट कर रहे थे करप्शन के खिलाफ, तो वो कांग्रेस की सरकार बोलते कि नहीं नहीं अभी हमारा सरकार आएंगे और अब एक दूसरे से लड़ते रहो यहां पे। तो मेकिंग a people versus state protest into a people versus people fight, that's one of the easiest way without any culpability for the state. State का कोई culpability नहीं है उसमें, तो केस लड़ रहे हैं। और जिस केस को वो कह रहे हैं कि यूएपीए है, एक तो ये सोचना चाहिए कि कितना ज्यादा हमने टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी को ट्रिवियलाइज कर दिया। यूएपीए किसके ऊपर लगते थे? टेररिस्ट के ऊपर, है ना। और हम अभी यूएपीए लगा रहे जिन्होंने भाषण दिया, जिन्होंने बात की है, जिन्होंने प्रोटेस्ट करने का आह्वान दिया।
हम एक तरफ सोच रहे हैं कि इनको टेररिस्ट बना रहे हैं, हम दूसरा सोचे कि एक्चुअल टेररिस्ट को हम कितना सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कितना ट्रिविलाइज कर रहे हैं। कल एक एक्चुअल टेररिस्ट केस अगर आ जाए तो भी हमें ऐसे लगेगा ये तो यूएपीए तो लगाते रहते हैं सबके ऊपर लगाते हैं, जब इनके ऊपर लगा रहे तो उनके ऊपर वो भी सही होंगे, वो भी कैसे गलत हो सकता है। जब आपने कह दिया कि यूएपीए जैसे इतनी बड़ी एक धारा आपको लगाना है इनके ऊपर, इतना इंपॉर्टेंट है, तो 5 साल आपको क्यों लग रहा है कि इसकी ट्रायल शुरू करने में? आप खुद ही कह रहे हैं कि बहुत इतना सीरियस मामला है कि यूएपीए लगाना है, खुद ही कह रहे हैं। इस दौरान जो है कई सारे एक्चुअल केसेस, राइट्स के केसेस, उसकी डिसीजन हो चुके हैं, उसके एक्विटल्स हो चुके हैं, बहुत सारे में लोग छूट चुके हैं। एक्चुअल जो राइट दंगे के केस में लोग छूट चुके हैं, ट्रायल होके खत्म होके निकल चुके हैं, घर जा चुके हैं। पर जो कॉन्स्पिरेसी के जो एंगल डाल रखा है, उनकी ट्रायल अभी तक नहीं शुरू कर रहे। तो कितना ज्यादा लापरवाही है, कितना ज्यादा रिलैक्स्ड एटीट्यूड है, जिसको आप खुद ही सीरियस बोल रहा है, नेशनल सिक्योरिटी इश्यू कह रहा है, उस पर आपका ये रवैया है। तो या फिर आप इनकॉम्पिटेंट है या आप कॉम्प्लिसिट है, इनमें से एक तो है। काफी वक्त से कई बार लगता है कि कुछ बोलूं तो है ना उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि बेल मिल जाए, ये भी हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं चैरिटी ही है, नहीं होना चाहिए। पर ये पता है कि कोर्ट के उस दिन का मूड और क्या उनको लगता है, क्या उस चीज का कौन सी बेंच है, ये सबके ऊपर निर्भर रहेगा कि उनको बेल मिलता है कि नहीं। तो कुछ बोले तो नेगेटिव ना हो जाए, बट कितना टाइम चुप रहेंगे कि हाँ ये सोच के कि मिल जाएगा। ये होता ना अब्यूजर, कई बार लगता है कि जो अब्यूज करते हैं चुप रहेंगे तो शायद अब्यूज बंद हो जाएगा, पर एक वक्त के बाद आपको लगता है कि नहीं अभी बोलना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता है ऐसे, ये कब तक ये चलता रहेगा। इतना ही मैं बोलना चाहूंगा अभी। आई होप all of them get bail, and bail is the least of the matter. Bail should have been given long back. And see, ये एक मेजर सारे प्रोटेस्ट में चलते हैं। मान लो प्रोटेस्ट की मांग कुछ है तो क्या करते हैं, 10 लोगों को उठा के 10 केसेस डाल देते हैं। तो उसके बाद क्या मांग रहते हैं, प्रोटेस्ट की मांग खत्म हो जाते हैं, लोग बोलते हैं कि हमको रिहा करो। मतलब लड़ रहे थे किसी बात के लिए, है ना, उनको पूरा उनकी मांग ही अलग कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पास केस वापस ले लो, बस इतना काफी है, हमारे बाकी सब छोड़ दो, हमारा केस वापस कर दो। तो हमें ये भी रियलाइज करना है कि बेल, दिस इज अ, मतलब इन माय माइंड देयर इज नो डाउट, and we don't have to go into a lot of legalese and discussion and over rationalization of clear injustice. A lot of the discussion what I felt was over rationalization, मतलब बहुत ज्यादा उसको impersonalize करते हुए, ऐसे लग ही नहीं रहा कि कोई एक्चुअली जेल में है, ऐसे लग रहा है कोई पत्थर है जेल में, अभी कभी मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, उसका ये रीजन है, वो कानून है, ये कानून है। We are talking about human beings. We are talking about our people, not just in terms of our people, in terms of those who are ideologically aligned with us, but Indians. This is a question of whether, as a state, as a country, we stand by our citizens or not, and whether judiciary supports us in this fight. Thank you. Thank you, sir.